नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट जैव रासायनिक चक्र तीसरा कार्बन चक्र। कल अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र। आज पढ़ते हैं कार्बन चक्र और इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे ऑक्सीजन चक्र। ठीक है। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन पृथ्वी पर ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। यौगिक के रूप में वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बन है जो वायुमंडल के अंदर विभिन्न रूपों के अंदर पाया जाता है। यौगिक के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। उत्पाद स्तर यानी कि पौधों से कार्बन उपभोक्ता स्तर जंतुओं तक स्थानांतरित होता है। इसका कुछ भाग श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। कुछ भाग जो है वो श्वसन क्रिया के द्वारा उत्सर्जित होता है और वायुमंडल में चला जाता है सीधा सीधा। जीव द्रव्य के अपघटन से कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है और जीव द्रव्य है उसके अपघटन होता है। अपघटन होने से कार्बन जो है वायुमंडल में चलता है। जैसे वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इस CO2 का जो है उपयोग कार्बनिक पौधे हैं वो किसके रूप में करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका प्रयोग जो है पानी में कार्बोनेट के रूप में किया जाता है। ठीक है। और पानी में कार्बोनेट के रूप में किया गया उपयोग में जो कार्बन है इसका प्रयोग जो है चूना पत्थर के रूप में होता है। ठीक है। और कार्बनिक यौगिक के रूप में जब पादपों ने जो कार्बन को वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, इसको कुछ भाग जो है पेड़ पौधों के मृत अवस्था में चले जाने पर पृथ्वी की सतहों में दबने से कोयले के रूप में प्रयोग बदल जाता है। कुछ जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ बन जाता है। कुछ भाग से कार्बनिक यौगिक हैं, जंतु जब उपयोग करते हैं इसका तो जंतु खा लेते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस जंतुओं में स्थानांतरित हो जाती है। फिर जंतुओं से जो कार्बनिक यौगिक हैं, इस कार्बनिक यौगिक से जंतुओं के मृत होने पर उसको पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। और कुछ कार्बनिक यौगिक जो हैं जंतुओं से अकार्बनिक कार्बोनेट यानी कि जो सल्फी निर्माण होता है। ठीक है। कुछ कार्बनिक यौगिक जो हैं वो जंतुओं से सीधा वायुमंडल के अंदर उत्सर्जित की जाती हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। और कार्बनिक यौगिक जो हैं पादप जो हैं वो ग्रहण करते हैं वायुमंडल से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। उसको सीधा वापस श्वसन के दौरान वायुमंडल के अंदर स्थानांतरित की जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये कार्बन चक्र है। नेक्स्ट है इसके बाद में जो कार्बन चक्र है, इस कार्बन चक्र का प्रभाव क्या पड़ता है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और जल वाष्प H2O आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, अवरक्त किरणें हैं उनको ये अवशोषित करते हैं, जिसमें वायुमंडल का जो ताप है वो बढ़ जाता है। पृथ्वी से जो अवरक्त किरणें हैं वो परावर्तित होती हैं, इनको जो ये जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है ये अवशोषित करते हैं, जिससे जो पृथ्वी पर है या वायुमंडल पर है तापमान बढ़ जाता है। इससे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है। वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, चोटियों पर जमीन जो चोटियां हैं चट्टानों की, उन पर जमी जो बर्फ़ है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वर्ष भर पिघलती रहती है। ग्रीन हाउस का प्रभाव का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण के अंदर स्तर जब बढ़ जाता है तो वो जो वायुमंडल से अवरक्त किरणें जो परावर्तित होती हैं उस किरणों को ये जो है
बाधा बन के रोकता है, जिससे पृथ्वी पर जो है तापमान जो है बढ़ता है। तापमान बढ़ने से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। जब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसके कारण उष्मीकरण, यहाँ की जो वार्मिंग है ग्लोबल, यानी कि वैश्विक वैश्विक स्तर पर इनकी जो उष्मीकरण है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी की औसत तापमान के अंदर वृद्धि, जैसे चोटियों में बर्फ का गिरना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वर्ष भर चलता रहता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन चक्र। O2 का जो मुख्य स्रोत है वो वायुमंडल है। वायुमंडल में लगभग 21% उपस्थित है। पानी में घुले हुए रूप में भी ये जलाशयों में उपस्थित है। जलीय जीवों के जीवित रहने में सहायता करती हैं। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो जलीय जीवों को जीवित रहने में सहायता करती हैं, और बाकी जो वायुमंडल के अंदर ये पाई जाती हैं वो वायु पर जो जीवधारी है उनके काम में ली जाती है। वायुमंडल की ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो 3 प्रक्रियाओं में होता है: श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। यानी श्वसन के रूप में किया जाता है, दहन के लिए और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त की जाती है। यह पृथ्वी पर सिलिकॉन तथा धातुओं के ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। यह जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा का भी एक घटक होती है, यानी कि जैविक अणुओं का घटक भी होती है। वायुमंडलीय, इसका चक्र समझते हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, इसका ग्रहण प्रयोग है वो श्वसन के अंदर किया जाता है, ठीक है, और श्वसन के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, और श्वसन का उपयोग जो है वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण में काम में ली जाती है, और कार्बनिक अणु यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। दूसरा, श्वसन के दौरान H2O के रूप में त्यागते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य करते हैं, और H2O के रूप में जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल में वापस सर्वाइवल की जाती है। ये जो सर्कल चलता है, इस सर्कल को कहा जाता है O2 चक्र, यानी कि ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। इसी के साथ में ये जो ऑक्सीजन का नेक्स्ट अपन देखते हैं ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप है, यानी कि ऑक्सीजन O2 होती है, इसका अपर रूप, इसके साथ में एक नवजात ऑक्सीजन ऐड होती है जिससे O3 ओजोन बनता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं इसमें। वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ऑक्सीजन परत, ओजोन परत है वो उपस्थित होती है, 16 से 60 किलोमीटर के बीच में। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो होती है, अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है, इसको ये अवशोषित करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों के लिए ओजोन परत एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। यह पराबैंगनी विकिरण से हानिकारक विकार जैसे कि मोतियाबिंद, त्वचा संबंधित विकार, कैंसर एवं अन्य आनुवंशिक रोगों से बचाती है। 1985 के अंदर आसपास के वैज्ञानिकों से अंटार्कटिका जो भाग है वहाँ पर ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगा है। ओजोन परत के ह्रास होने के कारण क्या है? जो ओजोन परत की ह्रास हुई है, जो 1985 में वैज्ञानिकों द्वारा ये पता किया गया है कि अंटार्कटिका के एक भाग है जहाँ पे ओजोन में छिद्र हो रखा है। तो इस छिद्र का या ओजोन परत के जो ह्रास होने का कारण क्या है? पहला कारण है कि एरोसोल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस है जिसकी क्रिया के कारण। दूसरा, सुपरसोनिक विमान जो हैं, इन विमानों के ईंधन के दहन से जो उत्पन्न पदार्थ या नाभिकीय विस्फोट भी ओजोन परत के ह्रास के कारण माने जाते हैं। ये जो CFC जो गैस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस हैं, ये गैसेज जो हैं ये सर्वाधिक रूप में जो अत्याधुनिक सुविधाएं उत्पन्न करवाई जा रही हैं, जैसे AC हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर, इनसे निकलने वाली जो ये गैस है
जो सीधी वातावरण में चली जाती हैं, जो नष्ट न होने वाली गैस है, ये लगातार ऊपर जाके ओजोन परत की जो परत होती है उस परत को लगातार ये नष्ट करती हैं। और नष्ट करते करते जब ये अंटार्कटिका में इसका होल हो गया है, छिद्र हुआ है, जो बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, इसी के साथ में ये जो अपना चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संपदा, 14वां चैप्टर जो था ये पूर्ण होता है। नेक्स्ट है 15वां और इस 9th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, जिसमें 1-2 पार्ट आएंगे। इसके बाद में जो अपन शुरू करेंगे वो 10th की बुक को शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।